गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इससे भी पहले हमने स्केल के बारे में पढ़ा था। स्केल से हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर हमें जो प्रोडक्शन करना है वो किस स्केल लेवल पे करना है, और इस स्केल लेवल के अकॉर्डिंग हम फिर पूरा अपना प्लानिंग सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं, और सारा जो भी आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम सिस्टमेटिक करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मीन्स इसमें क्या कंडीशन है। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स स्केल क्या होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन स्केल में मेनली दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल और दूसरी होती है प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल। अब ये दोनों कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन को सबसे पहले हम समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है, प्रोडक्शन किस में होता है, जब लार्ज स्केल में होता है, इसे हम कहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में लेते हैं, लार्ज स्केल में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लार्ज लेबर फोर्स लेते हैं, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो प्रोडक्शन भी होता है मीन्स जो आउटपुट भी आपको मिलता है वो भी कैसा होता है, लार्ज उसमें होता है। और जनरली ये सारी चीज़ें बड़ी लेवल पे होती है, इसलिए हम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, मशीनरीज़ यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर प्लांट यूज़ करते हैं। मीन्स जो भी प्रोडक्शन होता है इसमें कैसा होता है, लार्ज लेवल पे होता है, और इसमें बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और प्रॉपर जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, आउटपुट आपको कंटिन्यूएशन में मिलता रहता है, जिससे कि आपका मार्केट लेवल भी क्या रहता है, ह्यूज लेवल का रहता है। मीन्स आप पूरे कंट्री को कवर करते हो या साथ में दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स को भी आप क्या करते हो, कवर करते हो। अब जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, और ये एडवांटेजेस किनको किनको मिलते हैं। सबसे पहला तो ये जो एडवांटेजेस है वो किसको मिलता है, जो प्रोड्यूसर है उनको ही मिलता है, क्योंकि लार्ज स्केल में है, मार्केट ज़्यादा मिलता है, मीन्स सेल्स ज़्यादा होता है। सेल्स ज़्यादा होने का मतलब है कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। दूसरा होता है लेबर्स को प्रॉफिट, और तीसरा होता है कंज्यूमर को प्रॉफिट। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि इनको किस तरह से इन सारी चीज़ें जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन है उससे बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोड्यूसर को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन से। जो प्रोड्यूसर हैं उनको लार्ज स्केल में जो एडवांटेजेस या बेनिफिट मिलते हैं उसको जनरली हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है इंटरनल इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स में जनरली हम वो कहना चाहिए कॉस्ट को उन सारे कॉस्ट को जो है कंट्रोल करते हैं जो फर्म के अंदर से रिलेटेड होती है। मीन्स अगर फर्म का सारा वर्क सिस्टमेटिक है, सारी चीज़ें सही तरीके से होता है, हर वर्क का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या रहता है, बचत होता है। किसमें, जो भी आप प्रोडक्शन करते हो लार्ज लेवल में उसमें। तो उस सेविंग के कारण जो आपको फ़ायदे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल इकोनॉमी। अब इंटरनल इकोनॉमी में क्या क्या कारण है जिससे आपकी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के मेनली दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जो भी आपके रिसोर्सेस होते हैं आप यूज़ करते हैं उनमें से कई रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते, मीन्स जिनको आप बांट नहीं सकते। ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है मशीनरीज़ या प्लांट। मशीनरीज़ या प्लांट जो हम लगाते हैं उनकी कैपेसिटी प्रोडक्शन करने की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन शुरू में हमको मार्केट कम मिलता है तो हम उसका 100% यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा मार्केट इंक्रीज़ होते जाता है हम ज़्यादा से ज़्यादा उन मशीनरीज़ और प्लांट का यूज़ करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा इंक्रीज़ क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, थोड़े बहुत लेबर, यानी पूरे 100, अगर मान लो 10% आपका
आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेबर भी आपको 10% बढ़ाने हैं। तो उसके लिए मुश्किल से कुछ 2 या 3% आपको लेबर बढ़ाना पड़ता है। प्लस फाइनेंशियल जो आपकी कहना चाहिए रॉ मटेरियल ये सब में परचेस करना है, वो भी सेविंग होता है, बहुत ज़्यादा आपको ख़रीदना नहीं पड़ता। तो इस तरह से क्या करते हैं, जब हम मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते, तो मशीन तो हमारी फिक्स्ड है ऑलरेडी, हम उसमें और ख़र्चा करने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो सारे एक्सपेंस क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैनेजर है, मैनेजर की सैलरी आप अभी भी उतनी देंगे, आगे भी उतनी देंगे, और इंक्रीमेंट उसी बेसिस पे होगा जो आपने पहले से डिसाइड करके रखा है। लेकिन जब आपका वर्क बढ़ेगा, लेबर बढ़ेंगे ऑब्वियसली, तो उस कंडीशन में जो मैनेजर पहले 50 लेबर को संभालता था, वही मैनेजर अब कितने लोगों को संभालेगा, 100 लेबर को संभालेगा। लेकिन उसकी सैलरी या बाकी कंडीशन में चेंजेस होगी क्या, नहीं होगी। तो इस तरह से मीन्स वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन जो स्टेबल चीज़ें हैं उनकी कंडीशन में चेंजेस नहीं होंगी, तो आपको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग बढ़ती है। मीन्स जिस तरीके से आपका आउटपुट का नंबर ऑफ़ आउटपुट इंक्रीज़ होता है, उस स्पीड से आपका जो कहना चाहिए कॉस्ट है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ये पहला कंडीशन है कि जो डिविजिबल नहीं है उन चीज़ों के कारण हमको क्या मिलना शुरू होता है, फ़ायदा मिलना शुरू होता है, और ये किस में आते हैं, इंटरनल इकोनॉमी में। सेकंड होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। जैसे हमारा ग्रुप बड़ा होता है तो हम ग्रुप को क्या करते हैं, अलग अलग जो भी उनका वर्क होता है इस तरह से बांटते हैं कि सब अपने वर्क को ही फोकस करें। मीन्स परचेस डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है, तो परचेस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर आपको सिर्फ परचेस से रिलेटेड ही काम करना है, सेल्स या प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लेबर होते हैं वो एफिशिएंट हो जाते हैं अपने वर्क को करने के लिए, प्लस जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी अपना काम अच्छे से करते हैं। तो जब कोई वर्कर या एम्प्लॉय एफिशिएंट हो जाता है अपने वर्क में, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको देता है। तो ये भी एक तरह से क्या करते हैं, आपके इंटरनल सेविंग को इंक्रीज़ करते हैं। मीन्स इंटरनल इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिससे क्या होता है, जो आपका इंटरनल सेविंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे कुछ इंटरनल जो सेविंग्स है उनकी अलग अलग कंडीशन आपको टेबल में दी हुई है। जैसे टेबल में सबसे फर्स्ट किसके लिए दिया है, टेक्निकल इकोनॉमी। टेक्निकल इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताई, मशीन आप एक बार ख़रीदेंगे, वो फिर जब तक आप उसका 100% यूज़ नहीं कर लेते तब तक वो आपको क्या करेगा, कंटिन्यूएशन में प्रॉफिट देते रहेगा। दूसरा स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन मीन्स वर्कर और एम्प्लॉय उस वर्क से रिलेटेड एफिशिएंट होंगे, आपका जो वर्कलोड इंक्रीज़ भी होगा तो उसको वो आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो ये भी एक तरह से क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सेविंग करते हैं। फिर उसके बाद जितना जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा वो उतने ही आपके लिए क्या होंगे, सपोर्टिव होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कपड़े की मिल है, ठीक है, लेकिन और उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कपड़ों को बनाने के साथ साथ उसके कलरिंग, डाइंग, ये सारी चीज़ों का प्रोसेस भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही शुरू कर सकते हैं। तो ये क्या करेगी, आपकी सेविंग को इंक्रीज़ करेगी। फिर जो रिलेटेड और भी प्रोसेस हैं उसमें सपोर्ट करता है, रिसर्च में सपोर्ट करता है। और जब ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है बहुत बड़ा होता है, तो जब यहाँ से जो स्क्रैप निकलता है वो भी कैसा होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये तो हम इन स्क्रैप्स को बेच के भी क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रैप वही छोटे लेवल पे होता है तो हम उसको बेचने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन स्क्रैप जब बहुत बड़े लेवल पे निकलता है तब हम इसका पर्टिकुलर क्या करते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इसको किस तरह से
दूसरा यूटिलाइजेशन करें या नहीं हो सकता है तो इसे दूसरा कहाँ पे हम प्रॉपर सही तरीके से डंप करें कि हमको इसका जो कॉस्ट है वो आसानी से वसूल हो जाए। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो वनस्पति घी बनाने वाले कारखाने होते हैं वो क्या करते हैं, जो घी बनाने के बाद वेस्टेज बचता है उसका यूज़ वो क्या बनाने में करते हैं, सोप बनाने में, मीन्स साबुन बनाने में करते हैं। इसी तरह हर एक जो बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, अपने वेस्ट का अलग अलग तरीके से यूज़ करती है या फिर उस वेस्ट को सही जगह इस तरह से यानी ट्रांसफ़र करती है कि उनको उसका कॉस्ट क्या हो जाए, वसूल हो जाए और उनका जो कॉस्ट का लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। तो ये क्या है, टेक्निकल। दूसरा है मैनेजेरियल। मैनेजेरियल में जैसे मैंने बताया अभी कि 50 वर्कर रहेंगे तब भी मैनेजर उसी लेवल पे काम करेगा और जैसे जैसे वर्कर इंक्रीज़ होंगे तभी मैनेजर उसी लेवल पे सपोर्टिव वे पे काम करेगा, प्लस उस वर्क में वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये क्या है, मैनेजरियल लेवल पे। फिर मार्केट रिलेटेड मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में बचत होगी, एडवर्टाइजमेंट में भी, यानी आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उतना चार्ज नहीं होगा, जो पहले जाता था ट्रांसपोर्टेशन उसी में ही आप इन सारी चीज़ों को भेज सकते हैं और अगर एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन लगता भी है तो वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट की भी सेम कंडीशन, आप पहले से ऐड दिखाते आ रहे हैं उसके कारण ही आपका आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मार्केट आपका बढ़ रहा है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी एरिया में आपको प्रोडक्ट सेल करना है वो सारे एरिया को कवर करने का काम एजेंट करते हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन होगा उतना ही पर यूनिट कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, चार्जेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन जब बल्क में एजेंट को अमाउंट मिलेगा तो वो उसे क्या लगेगा, बड़ा अमाउंट लगेगा। तो इस तरह से जो मार्केट रिलेटेड कंडीशन है वहाँ पे भी सेविंग होती है। प्लस आपको अगर कहीं से किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो भी आसानी से मिल जाती है, कम कॉस्ट में मिल जाती है। और इसमें सबसे मेन है रिस्क आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स आपका मार्केट लेवल बड़ा हो जाता है। पर्टिकुलर एक मार्केट नहीं मिला तो आप दूसरे मार्केट में उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन मीन्स आपको नुकसान हो इस तरह का कंडीशन अराइज नहीं होता, क्योंकि मार्केट आपका क्या रहता है, बहुत बड़ा रहता है और आपको रॉ मटेरियल भी आसानी से मिलते रहता है। तो आपके काम के बंद होने के चांसेस बहुत ही क्या रहते हैं, कम होते हैं। मीन्स रिस्क जो है वो बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उन सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इस तरह से इंटरनल कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग तरह की सारी जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी अलग अलग चीज़ें हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, इंटरनल कंडीशन। इंटरनल इकोनॉमी में क्या क्या कंडीशन होती हैं। अब सेकंड हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमी। मीन्स पहला जो था प्रोड्यूसर को जो प्रॉफिट या बेनिफिट मिलता है उसमें इंटरनल बेनिफिट आपको समझ आ गया क्या क्या मिलता है। अब एक्सटर्नल बेनिफिट उनको क्या क्या मिलता है, मीन्स एक्सटर्नल इकोनॉमी से क्या क्या सपोर्ट उनको मिलता है। मीन्स जब आप बड़े लेवल का बिज़नेस शुरू करते हो तो इंटरनल के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल जो सपोर्ट है वो भी आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है लोकेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। मीन्स जो इंडस्ट्री है उसका प्रॉपर क्या होना, लोकलाइजेशन होना। लोकलाइजेशन होना मीन्स जैसे कि पर्टिकुलर हम देखते हैं कि जो जूट इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है।
चाय आपकी ज़्यादातर चाय से रिलेटेड इंडस्ट्री आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगी, आसाम में मिलेगी। वैसे ही कॉटन जो आपके कपड़े रहते हैं वो ज़्यादातर कहाँ के मिलते हैं, अहमदाबाद के मिलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की अलग अलग जो कहना चाहिए जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके कारण इस तरह का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे क्या है, जो जूट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। उसका कारण क्या है, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल वहाँ पे आसानी से मिलता है। असम में चाय का कारण क्या है, क्योंकि वो हिल एरिया है और वहाँ पे इसका प्रोडक्शन आसानी से होता है और वहाँ का इन्वायरमेंट इसके लिए अच्छा है। तो वहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, डेवलप होती हैं। तो पहला तो इस तरह की कंडीशन डेवलप होना मीन्स शुरू उसको 1-2 लोग करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो हर तरह के लोग वहाँ पे जाके उसी तरह का बिज़नेस क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स जब पर्टिकुलर कोई एक किसी काम को शुरू करता है और उसको सही तरीके से करने लगता है और उसको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होने लगता है। तो उस कंडीशन में जब दूसरे लोगों को उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है तो वो भी क्या करते हैं, उसी तरह का फर्म या इंडस्ट्री डेवलपमेंट उस एरिया में क्या करने लगते हैं। मीन्स जो एक्सटर्नल है वो आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होती है। मीन्स अगर मैं अपना बिज़नेस डेवलप कर रही हूँ तो मेरे बिज़नेस के डेवलप करने के कारण जो दूसरे लोगों को फ़ायदा होता है, खुद को भी फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं कि खुद को फ़ायदा नहीं होता, खुद को भी फ़ायदा होता है, दूसरों को भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह की कंडीशन जो अराइज़ होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमी। मीन्स अपने डेवलपमेंट के साथ साथ उस एरिया को भी क्या करते जाना, डेवलपमेंट करते जाना। जैसे ही कहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वहाँ पे बाहर से आके लोग मज़दूर बसने लगते हैं, एम्प्लॉयज़ आके वर्क करने लगते हैं, वो एरिया अपने आप डेवलप होने लगता है। जैसे एरिया डेवलप होने लगता है वहाँ स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, बैंक, ये सारी चीज़ें खुलने लगती हैं। जहाँ पे पहले बिजली नहीं थी वहाँ पे बिजली आ जाती है, जहाँ पे सड़कें नहीं थी वहाँ पे सड़कें आ जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो जाती हैं जो क्या करती हैं, प्रॉपरली क्या एक डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है। किसके डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है, जिस एरिया में आप अपना पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस एरिया में। मीन्स आपका प्रोडक्शन शुरू करने के कारण वो एरिया पूरी तरह से क्या हो गया, डेवलप हो गया। दूसरा इसमें और क्या कंडीशन होती है, जो वर्कर हैं वो एफिशिएंट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में उसी काम को करना शुरू करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जूट उद्योग, जहाँ पे जूट उद्योग होता है वहाँ पे जितने भी वर्कर रहेंगे उनको इससे रिलेटेड नॉलेज होगा और काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह की बचतें। फिर जब एक ही तरह का इंडस्ट्रियल एरिया एक जगह डेवलप होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग रायपुर में क्या देखते हैं, उरला सेक्टर देखते हैं। उरला सेक्टर एग्जाम्पल है, वो किसका है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, हर तरह के इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है उसी एरिया में होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जितने भी ग्रुप के लोग होते हैं, ये ग्रुप के लोग क्या करते हैं, आपस में मिल के पर्टिकुलर क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक इस तरह का ग्रुप जो बिजनेसमैन के जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रियल कंडीशन है उनको हैंडल करें, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन करें ताकि कोई अपनी मनमानी ना करें। फिर जितने भी नए लोग आते हैं वो नई नॉलेज के साथ आते हैं, नई टेक्निक के साथ आते हैं, जो आपके पुराने टेक्निक को हटा के नई टेक्निक दिलाने में भी आपको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मीन्स आप भी नई टेक्निक समझते हैं और आप भी अपना खुद का डेवलपमेंट इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। फिर जब एक ही तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक ही एरिया में होता है तो रॉ मटेरियल आसानी से मिलने लगता है, ठीक है, ये भी एक फ़ायदा होता है। प्लस लेबर आपको भी आसानी से मिल जाती है क्योंकि वो एरिया हर किसी को पता होता है, तो उस एरिया में आपको फिर लेबर की दिक्कत नहीं होती है। किसी भी तरह के यानी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी आसानी से मिल जाती है। तो ये सब आपकी क्या है, बाहर की कंडीशन है। मीन्स बाहर की सिचुएशन से आपको कोई लेना देना
नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस वो भी आपके डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स आपको भी उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है और उनको भी फ़ायदा हो रहा है, यानी दोनों को इससे कहीं ना कहीं क्या होता रहता है, फ़ायदा होता रहता है। तो ये क्या है, किसको फ़ायदा होता है, जो प्रोड्यूसर है उसको, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। सेकंड होता है जो फ़ायदा होता है वो किसको होता है, लेबर को। अब लेबर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेबर को जो फ़ायदा होता है वो होता है उसको सैलरी अच्छी मिलती है, रहने के लिए घर, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिलती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, हर एक चीज़ की सुविधा उनको मिल जाती है, प्लस उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग उनको सही तरीके से काम करने का एक तरह से मौका मिलता है, जिससे कि वो प्रॉपर उतना अर्न कर लेते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद उनको क्या रहता है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, प्लस अगर वो दूसरे जगह जाके वर्क करना चाहें तो उसमें भी उनको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, प्लस जो श्रम से रिलेटेड मीन्स वर्कर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी बना रहता है, जो उनके ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के लिए काम करता है। तो इस तरह से उनका कहीं पे कोई हरासमेंट अगर होता भी रहता है तो वो उस लेवल में कमी आती है। क्यों? क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया है, पूरे जो लेबर हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो ओनर है या मैनेजमेंट है वो भी इन सारी बातों को ध्यान में रख के सारा काम सिस्टमेटिक वे पे करती है। तो ये फ़ायदा किसको होता है, लेबर को। फिर नेक्स्ट होता है किसको, कस्टमर को। कस्टमर को जब बल्क में प्रोडक्शन होता है तो वो प्रोडक्ट कैसे मिलता है, कम रेट में मिलता है, कम रेट में प्रोडक्ट मिलता है, आसानी से ख़रीदते हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, उनकी जो सुविधाएं हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। फिर जो क्वालिटी वाइज कहना चाहिए प्रोडक्ट है वो भी अच्छा मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें किस तरह से बनाई गई हैं, मशीन से, ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्निक यूज़ करते हैं, तो कहीं पे किसी भी तरह की गलत चीज़ें मिलने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या हैं कि पर्टिकुलर जब हमारे पास बड़े लेवल पे मशीनरीज़ होती हैं तो हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि हम किस लेवल पे प्रोडक्शन करें, पहला कंडीशन ये। दूसरा क्या होता है, ये मोनोपोली को इंक्रीज़ करता है। कई बार अगर कॉम्पिटिटर नहीं आए, वो वहाँ पे स्टेबल नहीं हुए, तब तक आपकी कैसे कंडीशन रहेगी, मोनोपोली की कंडीशन रहेगी। फिर जो आपका इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होगा, जो लेबर है वो हमेशा लेबर ही रहते हैं और जो डेवलप होते जाते हैं वो कंटिन्यूएशन में अपना डेवलपमेंट करते जाते हैं, और हमेशा जो है लेबर और जो ओनर है उनके बीच में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। और इसके कारण क्या होता है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ रहती हैं वो बंद होने की कगार में आ जाते। क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम फिर इन हाई क्वालिटी सामान को ही ख़रीदते हैं, हाथ से बने या जो बिना मशीन के सामान बने हैं उनको ख़रीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। प्लस हम कितना भी यानी लेबर वेलफेयर की बात करें, लेकिन फिर भी जो लेबर रहते हैं उनकी कंडीशन क्या रहती है, ख़राब रहती है, उनको रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती है। और प्लस जो प्रोडक्शन है उसमें भी कंटिन्यूएशन में क्या होता है, कभी सामान ज़्यादा बिकता है, कभी कम मिलता है। तो ये क्या है, किसकी लिमिटेशन है, जो प्रोडक्शन बड़े लेवल के स्केल में होता है उसकी लिमिटेशन है। लेकिन आज की कंडीशन में यही क्या है, सबसे ज़्यादा चल रहा है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, प्रोडक्शन हाई लेवल पे करता है, मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको फुलफ़िल करता है, जो प्रोडक्ट है उसके कहना चाहिए प्रॉपर जो फॉर्मेशन है उसका नेचर के अकॉर्डिंग उसी फॉर्मेशन में लास्ट कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और कंटिन्यूएशन में रिसर्च करते रहता है, जिससे कि नई नई टेक्निक आती है और ज़्यादा से ज़्यादा इनका हाई कंडीशन में प्रमोशन
होता है। तो ये क्या है, लिमिटेशन है, फिर भी ये क्या होती हैं, सपोर्टिव होती हैं और आजकल की कंडीशन में ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होता है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में जनरली क्या आता है, जो प्रोडक्शन है वो होता है, दो कंडीशन होता है, एक होता है स्मॉल स्केल और दूसरा होता है कुटीर अथवा गृह उद्योग, मीन्स होम इंडस्ट्रीज़। अब इस दोनों में क्या फ़र्क है, जो स्मॉल इंडस्ट्री होता है वो क्या होता है, यानी इंडस्ट्री जैसा होता है लेकिन मशीनरी या टेक्निक्स का यूज़ इसमें कम होता है और ज़्यादातर जो भी वर्क होता है वो छोटे लेवल पे होता है। इसमें भी लेबर यूज़ होते हैं, ऐसे लेबर जो पर्टिकुलर उस काम को करने के लिए एफिशिएंट होते हैं। मीन्स टोटल इंडस्ट्री जैसी ही कंडीशन होती है, लेकिन ये कैसी होती है, स्मॉल लेवल पे। दूसरा होता है कुटीर या गृह उद्योग, या इसको हम कहते हैं होम इंडस्ट्री। ये टोटली जो है घर पे चलता है, यानी जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाया जाता है और इसमें जो भी वर्कर हैं वो बाहर से नहीं आते, जनरली घर के ही जितने मेंबर होते हैं वो ही मिलके इस तरह के वर्क को पूरा करते हैं। अब जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है उसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं या क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसमें कैपिटल आपको कम लगता है, ठीक है, प्लस जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कैसा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम मशीनरी का यूज़ नहीं करते, सारा काम किसके थ्रू होता है, जो लेबर है उनके थ्रू होता है, तो उनको आसानी से जॉब मिल जाता है। फिर उसके बाद इसमें जो भी कंडीशन होती है उसको हमेशा प्रॉपर वॉचिंग करते रहता है जो भी मेन उसका हेड होता है, जिससे कि वर्कर कंटिन्यूएशन में काम करते हैं और एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। लाभ होता है यानी प्रॉफिट इसमें भी होता है, क्योंकि इसकी भी डिमांड मार्केट में अभी तक बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि टोटली इनकी डिमांड नहीं है, इनकी भी डिमांड मार्केट में बनी है। फिर उसके बाद इसमें जो है प्रोड्यूसर और जो लेबर हैं आपस में हमेशा मिलके काम करते हैं, इसलिए इनके बीच में कहीं कोई गलत कम्युनिकेशन या मिस कोऑर्डिनेशन वाली कंडीशन नहीं होती है। प्राइस इसका फिक्स रहता है, प्लस इसमें कैपिटल की ज़रूरत क्या रहती है, कम रहती है और इनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है। मीन्स जैसे शहर में जो रहते हैं या जो कहना चाहिए लार्ज स्केल वाले प्रोडक्शन में जो वर्कर रहते हैं वैसी कंडीशन इनकी नहीं होती। मीन्स इनको गंदी बस्तियों वगैरह में बिल्कुल भी रहना नहीं पड़ता, जिस माहौल में गाँव में या जहाँ भी रहते हैं वहीं पे ही इनको इस तरह का वर्क आसानी से मिल जाता है। तो ये क्या है, जो स्मॉल स्केल है उसके क्या हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कंटिन्यूएशन में इनको मिलता है और अपने ही एरिया में इनको आसानी से एम्प्लॉयमेंट इसके थ्रू मिल जाता है। लेकिन इसके भी कुछ क्या कह सकते हैं, लिमिटेशंस हैं या इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्निक यूज़ करते हैं, तो इस तरह के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जनरली वो बंद होते जा रहे हैं। प्लस इनको जो कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, भले ही छोटे अमाउंट में कैपिटल चाहिए लेकिन ये भी मिलना इनको क्या होता है, मुश्किल होता है। प्लस इसमें जो वेस्टेज निकलता है वो तो टोटली क्या होता है, वेस्ट होता है। मीन्स उसका ये लोग फिर से यूज़ ज़्यादातर नहीं कर पाते या इनको करना नहीं आता है। फिर इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि सारा वर्क जो है हाथ से होता है, प्लस इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट मशीन से बनते हैं वो जो जितने दिखने में साइज़ वगैरह में जितने अच्छे होते हैं उतने हाथ वाले नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो भी इनकी डिमांड थोड़ी क्या होती है, कम होती है। प्लस इनका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा अराइज़ नहीं होती, या फिर हमको कई बार ये समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे मिलेंगी। तो इस कारण से इनका मार्केट कई लेवल पे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी आज भी इस तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ चल रहे हैं और वो अपना जो वर्क है अच्छे से कर रहे हैं और अपनी अर्निंग को अभी भी बनाए रखे हैं। ऐसा नहीं कि लार्ज स्केल के आने से स्मॉल स्केल टोटली ही बंद हो गया है,
इनकी एक अलग कंडीशन है और इनका एक अलग मार्केट है जो अभी भी कंटिन्यूएशन में बना हुआ है, और इनके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, अभी भी बनी हुई है। तो आप अगर एक तरह से देखें तो जितना इम्पोर्टेंट कहना चाहिए स्मॉल स्केल है, उतना ही इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल है। दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट हैं और दोनों अपने अपने तरीके से जो भी प्रोडक्शन के लेवल हैं उसको मेंटेन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बड़ा मार्केट देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा लंबे